सब्सक्राइब कीजिए लॉजिक्स पॉइंट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकेगा? तो इसमें दिया है दोस्तों कि ए प्लस बी एक काम को 6 दिन में कर सकता है और ए अकेला 6 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है। तो इसके बाद इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे, 18 आ जाएगा। और इसके बाद 6 तिया 18, ये 3 इन दोनों की इफिशियंसी आ जाएगी एक दिन की 3 यूनिट। और आ जाएगा 9 दूनी 18, 2 यूनिट ए की इफिशियंसी आ जाएगी। यहाँ जो एलसीएम आता है इन दोनों का 18 जो एलसीएम आया, ये टोटल वर्क मानते हैं हम, इन दोनों के एलसीएम टोटल वर्क मानते हैं 18 यूनिट। इसके बाद ये 3 और 2 इन दोनों का ए प्लस बी का 3 यूनिट एक दिन का और ए का एक दिन का 2 यूनिट काम आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने पूछा है कि बी अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा, यानी कि हमें चाहिए बी की इफिशियंसी। ए की तो पता है, बी की चाहिए। अब ए प्लस बी की दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 3 यूनिट एक दिन की, और ए की कितनी है एक दिन की? 2 यूनिट। अगर ए की 2 यूनिट है और दोनों की 3 है तो ए बी की कितनी हो जाएगी? 1। 2 + 1 3, तो बी की कितनी आ गई? 1 यूनिट। हमसे पूछा है कि पूरा काम जो है बी अकेला कितने दिन में कर लेगा। पूरा काम कितना? 18 यूनिट। 18 यूनिट करना है केवल बी को। बी की इफिशियंसी कितनी है? 1। एक दिन में एक करता है तो 18 यूनिट कितने दिन में करेगा? 18/1 दिन में आ जाएगा 18 आंसर हमारा, 18 डेज। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 10 मीटर हो तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों, डायग्राम में आपको बना के दिखा देता हूँ। ये समलंब है ट्रेपेजियम, इसकी दोनों साइड दे रखी हैं जो पैरेलल हैं वो दोनों दे रखी हैं। एक दे रखी है 16 और बड़ी वाली दे रखी है 20, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 10 मीटर। ये सब मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में है सब। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल पूछा है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ब्रैकेट में जो पैरेलल साइड होती है उन दोनों का सम, यानी कि 16 + 20, उसके बाद मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि 10 जो दी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दी है वो आ जाएगा 10। अब देखो इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है? 36/2 × 10, काट देंगे, 18 बार कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 180। अब ये मीटर की बात चल रही है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ये आएगा 180। ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, ए डिस्काउंट सीरीज ऑफ 15%, 20% एंड 25% इज इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ। दोस्तों इसमें 3 डिस्काउंट दिए हैं, एक सीरीज में 3 डिस्काउंट दिए हैं, तो उसमें एक सिंगल डिस्काउंट पूछा है कि इन तीनों का एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। पहला डिस्काउंट दिया 15%, दूसरा दिया है 20% और तीसरा दिया है 25%। ठीक है, ये 3 डिस्काउंट की एक सीरीज दी है, इसमें ये एक डिस्काउंट पूछा है कि किस एक डिस्काउंट के बराबर होंगे। तो इस कंडीशन में देखो सबसे सिंपल तरीका मैं ये बता देता हूँ आपको फ्रैक्शन का पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि 15% है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 15/100 को हम छोटा कर लेंगे। इस 100 का 15% ऊपर लिखा है 15, अगर मैं इसे छोटा कर लेता हूँ 5 या 15, 5 दूनी 10, 3/20। अभी भी तो ये 20 का 15% ऊपर लिखा हुआ है ना, 3, 20 का 15% ऊपर लिखा हुआ है 3, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है, अब इसके बाद हमसे पूछा है छूट के बारे में बात चल रही है। अब 20 में अगर 15% की छूट देंगे, यानी कि 3 की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 17। इस बात को आप समझ सकते हैं कि हमें 15% की छूट की बात चल रही है पहले वाले डिस्काउंट में, और 20 का 15% कितना हो गया? 3, तो हमें 3 कम करना है। अगर पहले 20 होगा तो बाद में कितना हो जाएगा? 17। अब उसके बाद 20% की बात चल रही है, 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 20/100,
1/5। अगर पहले 5 होगा तो 5 का 20% कितना होगा 1, क्योंकि 100 का 20% यहाँ लिखा हुआ था, इसका ही मैंने छोटा करके यहाँ लिख दिया है। तो 5 का 20% 1 होगा, 5 में से हमें 1 कम करना है, डिस्काउंट की बात चल रही है, तो हो जाएगा 4। इसके बाद 25% का डिस्काउंट यहाँ लिख देता हूँ आपको। 25% का डिस्काउंट, वो सॉरी 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 25/100 का मतलब 1/4, 4 का 25% 1, यानी कि 4 में से हमें 1 कम करना है। तो यहाँ 4 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा बाद में 3। ठीक है, तीनों डिस्काउंट मैंने इस तरीके से लिख दिए फ्रैक्शन से कि इसका 20/3 था फ्रैक्शन, तो 20 में से 3 कम करके लिख दिया। इसका 1/5 था, 5 में से 1 कम करके लिख दिया है। इसका 1/4 था, तो 4 में से 1 कम करके यहाँ लिख दिया है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम कैलकुलेशन कम करने के लिए ये डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 20 पंजे यहाँ 100, यानी कि पहले 100 था तो बाद में 17 या 51, बाद में वो 51 हो गया है। देखो 100 से कोई मूल्य 100 से अगर 51 हो जाएगा, या कोई भी राशि या कुछ भी 100 से अगर 51 होगा तो कितना कम हुआ 49। अब 100 की बात चल रही है तो 100 बेस होता ही है परसेंटेज में। अब 100 की बात चल रही है तो 49% डायरेक्ट यहाँ कम हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 49%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है दूसरा बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 490 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा और सी के शेयर से 3 गुना है, तो सी का शेयर कितना होगा। तो इसमें देखो पहले तीनों को लिख लेते हैं हम, ए, बी, सी। सबसे पहले दिया है इसमें कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा। अगर बी का शेयर 2 होगा तो ए का शेयर कितना होगा 1। इन दोनों का रेशियो हमने बना लिया है। अब उसके बाद लिखा दूसरी लाइन में कि सी के शेयर से 3 गुना होगा। ए के शेयर की बात चल रही है, ए का शेयर सी के शेयर से 3 गुना होगा। अगर सी का 1 होगा तो इसका कितना होगा 3। तो दोस्तों ए का तो यहाँ पर भी बराबर होना चाहिए, यहाँ और यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा नीचे तीनों का रेशियो, यहाँ 3 आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 बन जाएगा और यहाँ 1 बना रहेगा। ये तीनों का रेशियो आ गया है। अब उसके बाद ये तीनों का रेशियो आ गया, हम इसे यूनिट में मान सकते हैं। अब तीनों को जोड़कर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। उसकी वैल्यू कितनी दी है 449। इस बात को आप समझ रहे होंगे कि ये तीनों का हिस्सा हमने रेशियो में निकाल लिया है, यूनिट में निकाल लिया है एक तरीके से। ठीक है, अब उसकी वैल्यू कितनी दी है 449, तीनों की वैल्यू दी है 449, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49। अब पूछा है इसमें कि सी का शेयर कितना होगा। सी का शेयर इसमें कितना है 1, और 1 की वैल्यू हमने निकाल दी, तो डायरेक्ट ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 सही है, पहला ही ऑप्शन सही है इसका बिल्कुल। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें दिया है एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत कितनी है। तो दोस्तों इसमें दिया है कि पहले उसे 6% हानि पर बेचा उसने, यदि उसने अगर 64 अधिक में बेचा होता तो उसे 10% लाभ हो जाता। हम 0% पे मानते हैं पहले किसी वस्तु को, अगर वो इतने की इतने में ही बेच देता जितने की उसका लागत मूल्य था तो उसे 0% लाभ होगा। ठीक है, लेकिन पहली कंडीशन में क्या दिया है कि वो 6% हानि पर बेचता है, 6% हानि पर बेचता है। अगर इसी में वो 64 रुपये बढ़ा देता है, 64 रुपये बढ़ा देता है तो उसे 10% लाभ हो जाता है, ये 10% लाभ हो जाता है। ठीक है, प्लस में पहुंच जाती है वैल्यू। कहाँ यहाँ माइनस के 6%, यानी कि 6% हानि हो रही थी, अब 64 जोड़ने पर 10% लाभ होने लगा। तो इसमें इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि पहले 0 से पहले कितना 6, 0 से बाद में कितना 10, तो दोनों को जोड़कर कितना हो गया 16। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 16 का अंतर आ गया। परसेंट में 16% का अंतर आने पर यहाँ 16 रुपये का अंतर डिफरेंस है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1% की, 16 चौका 64, 4। और लागत मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस कितना होता है अपने आप का 100%, तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, तो इसका आंसर आया है 400 रुपये। ऑप्शन पहला बिल्कुल ठीक है 400। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं
और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? तो इसमें देखो सबसे पहले तो लिख लेते हैं, हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं 1400 छात्र हैं। अब इसके बाद 25% चश्मा लगाते हैं, तो पहले चश्मा लगाने वालों को लिख लेते हैं हम। अब ये इतने छात्र हो जाएगा, ये 25% चश्मा लगाने वाले आ गए, ठीक है। अब उसके बाद दिया है इन्होंने 2/7 इनमें से लड़के हैं, इनमें से 2/7 लड़के हैं, चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी होंगी? 5/7। देखो यहाँ लिख बता देता हूँ आपको, 2/7 लड़के हैं, यानी कि 2/7 भाग लड़के हैं। पूरा भाग कितना होता है? एक में से इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5/7। इस तरीके से यहाँ 5/7 आएगा। और वो यही पूछा है उन्होंने कि लड़कियाँ कितनी लड़कियाँ चश्मा लगाती हैं। अब इसे बस कैलकुलेशन है, इसके बाद तो बस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 25 दूनी 50 और 5 पंजे 25, 250 इसका आंसर आ गया है। ऑप्शन पहला बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या दिया है कि एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। स्थिर जल में उसकी नौका चलाने की गति कितनी होगी? तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर नाव की चाल निकालनी हो तो नाव की चाल होती है नाव की धारा की दिशा में चाल प्लस नाव की धारा की विपरीत दिशा में चाल अपॉन 2, ठीक है। ये तो नाव की होती है। अगर धारा की पूछी होती तो बस यहाँ माइनस कर देते, नाव की धारा की दिशा में चाल, सॉरी यहाँ माइनस करते, और यहाँ नाव की विपरीत दिशा में चाल प्रतिकूल अपॉन 2। अब पूछा है हमसे ये दोनों को जोड़कर बस आधा करना है जो दिया है उसमें, तो दोनों को जोड़कर आ रहा है 12 और 18 30/2, तो आ गया हमारा आंसर 15। तो ऑप्शन एक बिल्कुल ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दोस्तों दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें दिया है कि यदि ए बी बराबर 21 और a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसमें पहले जो दिया है, सॉरी ए बी जो दिया है बराबर 21, तो इसमें हम अपनी तरफ से वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम 3 और 7 और 3 ही करके देख लेते हैं। 7 या 21 होता है, इसे तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखते हैं हम दूसरी वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, ये वाली वैल्यू। तो दूसरी इसमें दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 दिया है। अब देखते हैं a और b की 7 और 3 वैल्यू रखने पर 25/4 आ रहा है क्या नहीं। अगर आ जाता है तो जो पूछा है उसमें भी हम a और b की भी 7 और 3 रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेटिस्फाई करा कर भी किसी क्वेश्चन का आंसर जल्दी से ला सकते हैं। तो 7 और 3 रखना है हमें, देखते हैं रख कर सेटिस्फाई कराएगा कि नहीं। 7 और 3 कितना हो जाता है? 10, दोनों को जोड़ना है यहाँ पर। 7 और 3 10 का स्क्वायर 100। इसके बाद 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4, 4 चौक 16। अब इसको काटने पर ये 25/4 आ ही रहा है, तो यानी कि ये 7 और 3 इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं वैल्यू। तो 7 और 3 जो पूछा है उसमें भी हम रख देंगे। पूछा क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, तो a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस 3 इंटू a इंटू ये 3 3 9 9 7 63 63 आ जाएगा। यहाँ पर तीनों को जोड़ देंगे, हम ऊपर नीचे रख के जोड़ देते हैं। 9 और 9 18 और 3 21 का 1 2 यहाँ पर 6 और 6 12, तो 121 हमारा इसका आंसर आ गया है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है इसका। आप देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, जो दिया है वो मैं लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन है बस, कि डी की पावर एस प्लस टी, डिवाइड का साइन है, डी की पावर एस ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई डी की पावर टी। इसकी कैलकुलेशन करनी है बस, ये पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पर डी की पावर एस प्लस टी है, ऐसे लिख लिया है हमने। इसके बाद ये डिवाइड का साइन है, तो अपन पहुँच जाएगा डी की पावर ऐसी ब्रैकेट वाला सॉल्व हो गया। अब उसके बाद जो बाहर वाला ब्रैकेट है मल्टीप्लाई में अगर चेंज होगा तो वो 1/डी की पावर टी, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखो ये मल्टीप्लाई में दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा? डी की पावर एस प्लस टी पर ऐसे ही नीचे डी की पावर एस प्लस टी, ये डी की पावर एस इंटू ये डी की पावर टी, दोनों को क्या लिख सकते हैं? डी की पावर एस प्लस टी, दोनों कट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया दोस्तों कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का संभावित मान क्या होगा?
अब तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 180। ऑप्शन में देख लेते हैं 180 किन को जोड़कर आ रहा है। तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है। 50 60 70 तीनों को जोड़कर 180 आ जाएगा। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका डायग्राम मैंने पहले से बना रखा है। इसमें क्या दिया है, CE और VD तो माध्यक दिए हैं, और उसके बाद EO ये 7 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद CE इसकी पूरी की डिस्टेंस बतानी है, CE यहाँ से यहाँ तक। अब आपको पता होगा कि अगर दो माध्यक एक दूसरे को काटते हैं तो वो 1:2 में काटते हैं, यानी कि ये 1 और ये 2, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 2, तो ये 1:2 में काटते हैं। अब आप देख सकते हैं पूछा है हमसे EC पूरा और दे रखा है ये, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू में दे रखी है 7, 1 की 7 दे रखी है 1 यूनिट की वैल्यू। पूछी कितनी की है, सारी की, यहाँ से यहाँ तक की, तो वो कितनी होगी 3 हो जाएगी, दोनों की जरूरत है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 या 21। अब 21 हमारा आंसर आएगा। अब सेंटीमीटर में दिया तो 21 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसका ऑप्शन वैसे 3 ठीक है बिल्कुल 21 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर √3 है। उसके बाद पूछा कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, मान निकालना है इसका। तो जो पूछा है हम उसको लिख लेते हैं, सेक की पावर 4 थीटा माइनस के 10 की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है A माइनस B, एक बार घटा देते हैं एक बार जोड़ देते हैं, ठीक है। अब उसी के हिसाब से अगर इसे समझें, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे और इधर करेंगे टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा A² माइनस B² वाला फॉर्मूला। तो हम उसी की तरह से खोल देंगे, एक बार जोड़ देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी एक बार घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस के। अब दिया गया है हमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर √3। अब ये फॉर्मूला होते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाता है, इंटू ये क्या हो जाएगा √3 दिया है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा √3। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक थी।